इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो बाबर से कहीं ज्यादा गुना बड़ी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां पर इब्राहिम लोदी बुरी तरीके से हारा। स्थापना किसने करवाई? अकबर ने। इबादत खाना क्या था? पता चल गया। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। दास प्रथा का अंत इसने करवाया। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और हाजिर हूं आपके सामने लेकर जीत की उड़ान सीरीज का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम डिटेल से कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मुगल साम्राज्य है। एक ही वीडियो में पूरा मुगल साम्राज्य आज हम कवर करने वाले हैं और इस तरीके से कवर करा दूंगा जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना मुगल साम्राज्य से, आप कभी भी मिस नहीं करके आओगे। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये नोट मेकिंग रहने वाला है, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये सेशन ऐसा ही है। इसमें बहुत सारे युद्ध होंगे, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो आपको ये सभी चीजें नोट करनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो बैठे खिलजी ने ऑलमोस्ट पूरे भारत के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके बाद तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गए। तुगलक वंश का एक शासक फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा हुआ था। लेकिन उसी टाइम पर एक तैमूर लंग था जिसने करोड़ों लोगों की हत्या कर रखी थी। इसकी नजर भारत के ऊपर पड़ जाती है। उस टाइम पर मध्य एशिया के ऊपर राज कर रहा था, दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर देता है, भयंकर लूटपाट करता है, लाखों लोगों की हत्या कर देता है और फिर वापस लौट जाता है। लेकिन अपना सेनापति भारत के ऊपर छोड़ जाता है, जो कि सैयद वंश की स्थापना करता है। सैयद वंश कोई खास एक्सपेंड नहीं करता। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आ जाता है लोदी वंश, जो कि पहला अफगान शासन होता है भारत की गद्दी पर, ठीक है। इसका जो लास्ट शासक है, जहां पर हमने लास्ट छोड़ा था, वो था सुल्तान इब्राहिम लोदी। गद्दी पर बैठा था लगभग 1517 में, ठीक है। हालत क्या हो गई थी मैंने आपको कई बार बताया है। दिल्ली सल्तनत जो थी, यहां पर दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुगल साम्राज्य का शासन आ जाएगा। सबसे पहले हमारे यानी कि गुलाम वंश आए थे, उन्होंने दिल्ली के ऊपर यहां से राज करना शुरू किया। फिर खिलजी आए, उन्होंने और एक्सपेंड किया। तुगलक वंश आया, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। लेकिन तैमूर लंग ने इतना भयंकर आक्रमण किया कि सब कुछ बेकार हो गया और लोदी वंश इतना सा रह गया, ठीक है। अब गद्दी पर कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। और भारत के ऊपर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की। यह है बाबर। अब कैसे हुआ मुगल साम्राज्य की स्थापना? कैसे हुई? इब्राहिम लोदी कहां गया, जो कि एक अफगान शासक था। देखिए, इब्राहिम लोदी भी काफी शक्तिशाली राजा था, लेकिन जब ये शासक कर रहा था तो कुछ ऐसे सरदार थे पंजाब में इसी के ही, जो इससे खुश नहीं थे, ना खुश थे, असंतुष्ट थे, जिसमें से एक था दौलत खान लोदी, ठीक है। और साथ ही किसका चाचा था, जो कि था आलम खान। इन्होंने काबुल में बैठे बाबर को निमंत्रण दिया कि भाई हम अपने शासक से खुश नहीं हैं, इब्राहिम लोदी से खुश नहीं हैं, आप आओ भारत के अंदर और इसको हटाओ, इसको खत्म करो, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उन्होंने इसको निमंत्रण किया। बाबर ने थोड़ा बुद्धि से काम लिया कि कोई चाल तो नहीं। बाबर ने पहले इससे बातें की, ठीक है, यानी कि इसको संदेश वगैरह भेजे कि हाँ तुम हमारे नियंत्रण में आ जाओ, हमारे अंडर काम करने लग जाओ, मुगल साम्राज्य की हम स्थापना करेंगे, तुम अपना साम्राज्य वहीं पर रख लेना, लेकिन हमें टैक्स वगैरह पे करना। 2-3 बार निमंत्रण भेजे बाबर ने इब्राहिम लोदी को, लेकिन इब्राहिम लोदी नहीं माना। फाइनली इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और दौलत खान लोदी के कहने पर, निमंत्रण पर, बाबर भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है और भयंकर आक्रमण करता है। और वो पानीपत के मैदान में होता है एक युद्ध 21 अप्रैल 1526 में, जिसको पानीपत का पहले युद्ध के नाम से जाना जाता है। डेट नोट करिए, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी की। अब देखिए खास बात क्या थी, इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो बाबर से कहीं ज्यादा गुना बड़ी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां पर इब्राहिम लोदी बुरी तरीके से हारा और इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया था, क्योंकि बाबर ने इसकी हत्या कर दी। अब इसकी हत्या इसलिए हुई, सेना तो इसकी भले ही बड़ी थी बाबर से, लेकिन इसकी जो सेना में थी वो फूट आ चुकी थी, मिलके काम नहीं किया, टीम वर्क नहीं किया, ठीक है। इसीलिए इसकी सेना जल्दी ही खत्म हो गई और बाहर से बाबर आ गया। देखिए यार, आपको पता होगा जब भी भारी आक्रमण होता है वो उसी टाइम पर होता है जब छोटे छोटे साम्राज्य किसी जगह पर बन गए हों। देखिए, जब तक तुगलक वंश था तो पूरा भारत के ऊपर एक ही शासक कर रहे थे, तुगलक कर रहे थे। उसके बाद तैमूर लंग ने आक्रमण किया, भारत फिर छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। राजस्थान में आगे बैठ गए, चित्तौड़ में अलग साम्राज्य बस गया, गुजरात में अलग, अहमदनगर में अलग, महाराष्ट्र में मराठा, तो इस तरीके से आगे बैठने लगे। और यह मौका सबसे बेस्ट था बाबर के लिए भी। बाबर भी नजर बनाए हुए थे कि भारत के ऊपर आक्रमण
किया जाए। लेकिन सही टाइम कब आया? जब छोटे छोटे राज्य बन गए। इब्राहिम लोदी राज कर रहा था, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था लोदियों का, केवल इतना सा था और बाकी छोटे छोटे राज्य थे। तो इसी के कारण बाबर ने आक्रमण कर दिया। ये मैं आपको बताऊंगा बाबर कौन था, बाबर कहां से आया, मुगल कौन थे, मुगल कहां से आए, ठीक है, मुगल कैसे बना। फिलहाल तो मैंने आपको बताया कि मुगलों की स्थापना भारत के अंदर कैसे हुई। तो किसने की? बाबर ने की। इब्राहिम लोदी को हटाया और मुगल विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी, जो कि सबसे बड़ा अब तक का भारत की हिस्ट्री में रहेगा, जो कि केवल दक्षिणी भारत के छोटे से पार्ट को छोड़कर अखंड भारत का निर्माण कर देता है। इधर अफगानिस्तान तक ले जाता है और इधर बंगाल बांग्लादेश तक ले जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, जो कि 1526 से भारत के अंदर आता है और 1857 तक राज करता है, यानी कि 3 शताब्दी तक, 300 साल तक ये भारत के ऊपर राज करता है। लेकिन अगर देखा जाए ज्यादातर बुक्स में या फिर जो हिस्ट्री में डिस्कस होता है मुगलों के बारे में, वो 1526 से लेकर 1707 तक होता है। क्यों होता है? ये टाइम वो है 1526 से लेकर 1507 का, इस बीच जो मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे, इसी बीच, जिसमें से हमारा बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब है। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली राजा थे। उसके बाद 10-12 और आए, जिसमें शाह आलम अकबर सेकंड भी आया। वो शक्तिशाली राजा नहीं थे, थोड़े थोड़े टाइम के लिए, ना ही उन्होंने कुछ खास किया, ना ही एक्सपेंड किया। उसके बाद अंग्रेज आ गए। तो इस टाइम को ज्यादा महत्वता दी गई है 1526 से 1707 तक। लेकिन अगर मुगल साम्राज्य की बात करें तो 1526 से 1857 तक वो उन्होंने राज किया था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई है। और मुगल साम्राज्य की जब स्थापना हुई, यानी कि पानीपत के पहले युद्ध में ही बाबर ने जबरदस्त तोप खानों का उपयोग किया था, यानी कि बड़ी बड़ी तोप का, गोला बारूद का उपयोग इसने किया था। अब देखिए मैप दिखा देता हूं, यह है हमारा भारत उस टाइम का, मुगल साम्राज्य के टाइम पर। ये औरंगजेब जब था, राज कर रहा था, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, पहले ही बता रहा हूं। उस टाइम पर यह तस्वीर है भारत के नक्शे की, यानी कि बस ये वाला एरिया छोड़कर बाकी ये पूरा मुगलों के अंडर आ चुका था। ये अफगानिस्तान, काबुल वगैरह सब कुछ मुगलों के अंडर था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं डिटेल से एक एक शासक के बारे में मुगल के। मुगल साम्राज्य का संस्थापक पता चल गया है भाई, कौन था? बाबर था। अब देखिए बाबर का जो असली नाम था, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था, रियल नेम क्या था। इसका पूरा नेम देखिए, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। जन्म जो इसका हुआ था वो लगभग, देखिए मैंने नीचे लिख दिया है, 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था इसका जन्म? फरगना में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जो कि आज उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में आज ये पड़ता है फरगना, एक छोटा सा राज्य था। अब देखिए इसके जो पिता का नाम था, बाबर के पिता का नाम उमर मिर्जा शेख था, जो कि उस टाइम पे फरगना के अमीर थे, यानी कि शासक थे, इस तरीके से कह सकते हैं। अब देखिए जो मुगल है, मुगल नाम ये जो है ये 2 जातियों से मिलकर बना हुआ है। एक जाति तो थी मंगोलों की और दूसरी जाति थी तुर्कों की, ये तुर्क थे। तो इन दोनों जाति को मिलाकर मुगल बने हैं। मुगलों की जो भाषा थी वो थी फारसी। अब जो मुगल ये हैं, मतलब जो बाबर है, ये बाबर को तैमूर लंग का भी वंशज माना जाता है। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर लंग का 5वां वंशज था, यानी कि जो तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था ना, वही वाला तैमूर लंग की मैं बात कर रहा हूं। उसके पोते का पोता था बाबर। तो अपने पिता की तरफ से तैमूर लंग का 5वां वंशज था बाबर। और साथ ही अपनी माता की तरफ से, इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार। कुतलुग निगार अपनी माता की तरफ से, जो मंगोल थे, भारत के ऊपर बहुत बार आक्रमण हुए हैं मंगोलों के, तो मंगोलों की तरफ से ये 14वां वंशज था, यानी कि मंगोलों का भी वंशज था, अपनी माता की तरफ से 14वां वंशज था। ठीक है, जो चंगेज खान, मंगोल को एक शासक हुआ करता था, बहुत ही भयंकर, चंगेज खान का ये वंशज था अपनी मां की तरफ से। ठीक है, तो दोनों का वंश, इसको जो चंगेज खान का वंशज कहलाना पसंद नहीं था मुगलों को। ठीक है, बाबर पसंद नहीं करता था, इसको पसंद था तैमूर लंग का वंशज कहलाना, क्योंकि भारत के ऊपर भयंकर आक्रमण, लूटपाट की थी, बढ़िया अपना जो राज्य था वो एक्सपेंड किया था, इसलिए गर्व महसूस करता था कि मैं तैमूर लंग का वंशज हूं। लेकिन चंगेज खान का वंशज नहीं मानता था, क्योंकि इसने बहुत बेकसूर लोगों की मृत्यु करके ये इसकी स्थापना की थी मंगोलों ने, तो इसलिए पसंद नहीं करता था। अब जो मुगल वर्ड बना, ये वर्ड क्यों बना, देखिए यहां पर मैंने कहीं पे लिखूंगा, हाँ,
मुगल जो वर्ड है ये मंगोल जो जाति थी उसका फारसी वर्णन है, मंगोल का फारसी वर्णन है मुगल, ठीक है, इसलिए मुगल नाम पड़ा। मंगोलों का वंशज तो था, पसंद नहीं करता था मंगोल, लेकिन जो मुगल साम्राज्य का नाम रखा इन्होंने वो मंगोल का फारसी अनुवाद है मुगल। क्लियर है ये चीज, समझ गए ना? तो यार इस चीज को याद रखिएगा, गर्मी बहुत है इसी वजह से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। पिता का नाम मैंने आपको बता दिया, तैमूर लंका वंशज था पिता की तरफ से, माता की तरफ से मंगोल चंगेज खान का वंशज था। अब देखिए ये जो बाबर था जो गद्दी पर बैठा, जो शासक बना फरगना का उस टाइम पर अपने पिता की मृत्यु के बाद, लगभग 11 साल की उम्र में ये शासक बन गया था फरगना का, ठीक है। इसने लगभग 6-7 आक्रमण किए थे और जगह जिनमें ये फेल रहा था, लगभग 2 बार ही ये जीता था। लेकिन उसके बाद इसने 1504 में काबुल, जो कि आज अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल पर आक्रमण किया। साथ ही 1507 में कांधार पर भी इसने आक्रमण किया और बादशाह की उपाधि इसने ले ली और वहां पर काबुल और कांधार का ये शासक बन गया, यानी कि अफगानिस्तान इसने अपने अंडर कर लिया था। और जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, जब इसको दौलत खान और इब्राहिम लोदी, आलम खान इब्राहिम लोदी के चाचा ने बुलाया, काबुल से ही बुलाया था, क्योंकि उस टाइम पर ये काबुल के ऊपर राज कर रहा था, क्योंकि 1504 में ही काबुल इसने जीत लिया था, काबुल के ऊपर इसने अपना अस्तित्व बना लिया था। तो ये 1526 में काबुल से ही आया था, उस टाइम पर ये काबुल पर बैठा था और भारत के ऊपर इसकी नजर थी। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है, अब जो बाबर की एक आत्मकथा भी है जो कि बाबरनामा के नाम से जानी जाती है, जिसको तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, और बाबर का जो मकबरा था वो काबुल में था। अब सवाल ये भी उठता है कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई। अब यार बाबर की मृत्यु 4 साल के अंदर ही हो गई, भारत के ऊपर जब शासक कर रहे थे, कोई खास इसने शासन नहीं किया, केवल 4 साल शासन किया इसने भारत के ऊपर। इसका जो पूरा जीवन है वो इसी में निकल गया, भाग दौड़ आक्रमण करने में ही, ठीक है। और काफी खूबसूरत इंसान इसको बोला जाता है, काफी हैंडसम बोला जाता है, शरीर में भी काफी अच्छा था, काफी तगड़ा था, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करने वाला इंसान ये था। तो इसकी मृत्यु कैसे हुई? कहा जाता है कि एक बार इसका जो बेटा था हुमायूं, वो बहुत बीमार पड़ गया था, तो भगवान से इसने विनती की, एक मन्नत मांगी कि इसकी बीमारी मुझे दे दे लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दे। तो ये कहा जाता है कि हुमायूं ठीक हो गया था और वो बीमारी इसको लग गई थी जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई, ये ऐसा कहा जाता है कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसकी मृत्यु हो जाती है, मकबरा इसका फिलहाल काबुल में है। उसके बाद इसके बैटल देख लेते हैं, एक बार युद्ध देख लेते हैं। इसने जो पानीपत का युद्ध लड़ा 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें जीत गया था। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा हुआ, यानी कि खानवा का युद्ध हुआ 16 मार्च 1527, राणा संगा के खिलाफ इसने लड़ा था, इसमें भी ये जीत गया था। बैटल ऑफ चंदेरी 1527 में चंदेरी का युद्ध हुआ जो कि मदानी राय के खिलाफ हुआ। साथ ही एक घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में महमूद लोदी के खिलाफ हुआ। तो ये इसने युद्ध लड़े 4-5 और अपनी सीमाओं का थोड़ा एक्सपेंशन किया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाया अपनी सीमाओं को। तो इसके बाद गद्दी पर बैठता है इसका पुत्र। वैसे बाबर के 4 पुत्र थे, ठीक है, जिसमें से एक हुमायूं था, एक कामरान था, एक अश्करी था और एक हिंडला था। ये 4 पुत्र थे और बाबर का जो प्रिय पुत्र और सबसे बड़ा पुत्र था वो था हुमायूं। और बाबर ने एक प्रॉपर वसीयत बना रखी थी जिसमें से हुमायूं को बता रखा था कि कभी भी सियासत के लिए अपने भाइयों से जंग मत करना, आपस में कभी भी मत लड़ना। तो उनके कहने के मुताबिक हुमायूं ने, बाबर के कहने के मुताबिक, जो पूरा साम्राज्य था अपने तीनों भाइयों में बांट दिया था, अलग अलग सबको मिल गया था, ठीक है। तो बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है उसका पुत्र हुमायूं। अब हुमायूं का जो शासनकाल था वो कुछ इस तरीके से था। 1530 में गद्दी पर बैठा और 1540 तक इसने राज किया, ठीक है। ज्यादातर बुक में भी आप ऐसा ही लिखा देखोगे। उसके बाद 1555 में फिर से ये गद्दी पर बैठा और 1556 तक इसने राज किया। उसके बाद इसका पुत्र यानी कि अकबर गद्दी पर बैठ गया था। तो ऐसा क्यों, ये दो बार क्यों, ये बीच में कहीं चला गया था क्या हुआ था? तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। जब 1530 में गद्दी पर बैठा, सब कुछ ठीक चल रहा था, इसने गद्दी पर बैठा, दीन है पन्हा दिल्ली में इससे एक बड़ी इमारत का भी निर्माण करवाया। 1533 ईस्वी में कुछ छोटे मोटे युद्ध भी लड़े, धीरे धीरे अपनी सीमाओं का भी एक्सपेंशन कर रहा था। जो आसपास छोटे छोटे राजवंश थे उनसे बातचीत करता था, जो इनके सेवाओं से खुश होते थे उनको अपनी प्रॉपर सेवा प्रोवाइड करता था, उनसे टैक्स लेता था, या फिर छोटे छोटे युद्ध लड़के
जो आसपास के राजवंश थे उनको अपने अंडर लेते था। थोड़ी स्पीड से चल रहा था। बाबर जो था वो बहुत बहादुर शासक था, ठीक है, वो निडर एकदम बहादुर शासक था। लेकिन हुमायूं जो है इतना बहादुर शासक नहीं था। कई कई जगह तो ये कहा गया है कि जो हुमायूं था ये हमेशा लड़खड़ाता रहा, और जब इसकी मृत्यु हुई, दीन पन्हा पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई, और कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि हुमायूं हमेशा लड़खड़ाता रहा, वो लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, एक युद्ध हुआ, चौसा की लड़ाई, 26 जून 1539 में चौसा की लड़ाई। ये किस किस के बीच में हुई? ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के, यानी कि जिसको फरीद के नाम से जाना जाता था, शेर शाह सूरी के बीच में हुई। 26 जून 1539 में उसने आक्रमण कर दिया था उस टाइम पर भारत के ऊपर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुमायूं की हार हुई। फिर से एक और युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध जिसे जाना जाता है, 1540 में, जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं फिर से हार गया। और इस हार, इतनी जबरदस्त ये हार थी, लाखों की सेना हुमायूं की मारी जा चुकी थी, और हुमायूं को इराक की तरफ भागना पड़ा था, सिंध की तरफ भागना पड़ा था, ठीक है, सेना को छोड़कर। तो जब ये हुमायूं भाग गया, लगभग 1540 में ये कन्नौज के युद्ध में हार के भाग गया था सिंध की तरफ, ठीक है, वहां पर चला गया था। वहां पर जाने के बाद इसने एक विवाह भी किया, हामिदा बानो से विवाह भी किया। उसके बाद ये भारत लौटा था, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे लौटा था, ठीक है, ये तो चला गया। उसके बाद भारत की गद्दी पर कौन राज करने लग जाता है? भारत का शेर, जिसको कहा जाता है शेर शाह सूरी, जो कि 1540 पर भारत की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। मुगल साम्राज्य चल रहा था, लेकिन कहीं से बीच में ये आ जाता है। इसका वास्तविक नाम, यानी कि बचपन का नाम ऐसा कह सकते हैं, वो था फरीद। उसके बाद इसको शेर की उपाधि, शेर शाह की उपाधि मिली, जिसके बाद ये शेर शाह सूरी बन गया। तो भारत की गद्दी के ऊपर दूसरी बार अफगानों का शासक आया। ये भी अफगान थे, इससे पहले जो लोदी वंश आया, जो इब्राहिम लोदी वाला था, यानी कि बहलोल लोदी ने जो स्थापना की थी लोदी वंश की, वो भी अफगान थे। तो दूसरी बार भारत के ऊपर अफगानों का अस्तित्व आ जाता है। अब शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त बहादुर शासक था, इसने काफी अच्छे अच्छे काम भी किए। देखिए, 1540 से 1556 तक शेर शाह सूरी वंश का राज रहा, ठीक है, 55 तक हम कहेंगे। उत्तर भारत पर शासक कर सूरवंश की स्थापना की। अपने शासनकाल में पहली बार रुपया जारी किया, ठीक है, चांदी के और तांबे के रुपये भी इसने जारी किए। शेर शाह सूरी ने पहला ही ऐसा शासक था। सूरी ने पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण करके उसे पटना नाम दिया। अब देखिए भाई, बिहार के जितने लोग हैं, पाटलिपुत्र के बारे में आप जानते होंगे, पहले हमने पढ़ा था प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें मैंने आपको बताया था पाटलिपुत्र का जिक्र कई बार आया। लेकिन आज पटना आप जानते हैं, पहले पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। उसके बाद शेर शाह सूरी गद्दी पर बैठा, पाटलिपुत्र का थोड़ा सा और निर्माण करवाया और उसको पटना नाम दे दिया। तो शेर शाह सूरी ने ही पटना नाम दिया था। शेर शाह बाघों के शिकार के लिए भी जाना जाता है, बाघों का ये शिकार करता है, इसलिए इसको शेर शाह की भी उपाधि मिली थी। शेर शाह ने चटगांव से ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड के बारे में आप जानते होंगे, जो कि आज बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल होते हुए अफगानिस्तान तक जाती है, लाहौर को होते हुए। तो जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण करवाया था वो शेर शाह सूरी ने ही करवाया था, काबुल तक जाती है बांग्लादेश से। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शेर शाह सूरी गद्दी पर अच्छे से राज कर रहा था, अपनी सीमाओं को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था, दूसरे राजवंशों के ऊपर आक्रमण करता था, उनके साथ युद्ध लड़ता था, उनको अपने में मिला लेता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, राजस्थान के ऊपर इसकी नजर पड़ी और वहां पर मेवाड़ के ऊपर इसने आक्रमण करने की कोशिश करी। उस टाइम पर वहां पर एक मेवाड़ी राजा था, वहां का दबदबा था, क्योंकि यार वो किसी से दबने वाली चीज नहीं थे, जिनका नाम था महाराणा प्रताप के नाम से आज जानते हैं, ठीक है। अकबर के टाइम पर भी उनका युद्ध हुआ था। तो वहां पर इसने यार आक्रमण किया और वहां पर बहुत प्रभाव पड़ा आक्रमण का, क्योंकि भाई वो तो जबरदस्त आदमी थे, इनके बस की नहीं था उनको हराना, ठीक है। और ये कहते थे कि शेर शाह सूरी का कहना ये है, कुछ सोर्सेज से पता चलता है कि एक मुट्ठी जौ के चक्कर में मैंने पूरा भारत गवा दिया, इसका ये कहना था, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा था उस युद्ध के बाद, ये अंदर से हिल गए थे, ठीक है, तो मेवाड़ के लिए।
तो ये सब कुछ चल रहा था। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई? चंदेल राजपूतों के खिलाफ एक युद्ध चल रहा था, युद्ध लड़ते हुए कलिंगर के किले में बारूद विस्फोट में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा था। इसके बाद और भी शासक आए। जो सूर्यवंश था उस टाइम पर लगभग 7 शासक गद्दी पर बैठे थे, जिसमें छठा शासक सिकंदर सूरी था और 7वां शासक गद्दी पर आदिल शाह सूरी बैठा था। अब देखिए, जब सिकंदर सूरी गद्दी पर बैठा था तो वहां जो इराक के साइड में सिंध में हुमायूं छुपा हुआ था, उसको पता चल गया कि भाई शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई, और उसने ठान लिया कि भाई मुगल साम्राज्य की स्थापना दोबारा से करनी है, गद्दी पर दोबारा से राज करना है। तो वो आता है और आक्रमण कर देता है। ठीक है, पहले तो पंजाब की तरह का आक्रमण करता है और धीरे धीरे दिल्ली के ऊपर भी आक्रमण कर देता है, और सिकंदर सूरी को गद्दी से हटाता है और फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है हुमायूं, फिर से 1555 में। ठीक है, जब भी तो 1555 से 1556 है। ठीक है, फिर से गद्दी पर ये बैठ जाता है हुमायूं। तो ये पूरा सीन होता है। और साथ ही दिल्ली के पूर्व में, यानी कि ईस्ट दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली से बाहर आदिल शाह सूरी, जो कि सूरी वंश का ही एक शासक था, ये भी राज कर रहा था। इसका एक सेनापति था, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बहादुर, हेमू के नाम से जिसको हिस्ट्री में जाना जाता है। तो यह भी राज कर रहा था। तो कैसे हुआ? अब सिकंदर सूरी से शासन अपना हथिया लिया था हुमायूं ने 1555 में। अब दिल्ली के ऊपर कौन आ गया? हुमायूं। अब दीन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? मैं आपको बता दूं, दिल्ली में इसका मकबरा है। और हुमायूं की एक सौतेली बहन थी जिसने हुमायूं की बायोग्राफी लिखी थी, जिसको हुमायूं नामा के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने। और इसका मकबरा कहां पर है? वो दिल्ली में है। और हुमायूं ज्योतिषी में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, इसलिए 7 दिन अलग अलग कलर के कपड़े भी पहनता था। ठीक है, अब भाई हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। अब नजर पड़ती है, मैंने आपको बताया, आदिल शाह, जो कि पूर्वी दिल्ली में राज कर रहा था छोटे से राज्य के ऊपर। तो ये फिर से दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है वहां पर और फिर से हथिया लेता है, यानी कि उस जगह को। लेकिन क्या है, हुमायूं का भी भाई एक पुत्र था जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, जिसका नाम है अकबर द ग्रेट, द हैंडसम हंक। इस तरीके से भी इसको कहा गया है, क्योंकि इतिहास का जो सबसे खूबसूरत, सबसे समझदार भी कह सकते हैं आप, मैं आपको बताऊंगा क्यों, और सबसे हैंडसम जो कहा गया है वो अकबर को ही कहा गया है। ठीक है, अकबर द ग्रेट इसलिए इसको बोलते हैं। बहुत सारे युद्ध वगैरह इसने जीते, बहुत ही युद्ध नीति अच्छे से सब कुछ जानता था, हालांकि अनपढ़ था। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। राजा वीर शाल के महल में इसका जन्म हुआ था, सिंध पाकिस्तान में जो पड़ता है अमरकोट। ठीक है, अब ये हुमायूं का पुत्र था, लेकिन ये बचपन से ही ना तो अपनी मां के पास रह पाया और ना ही ये अपने पिता के पास रह पाया, जिसकी कारण से इसको अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाई और ये अनपढ़ रह गया, बिल्कुल अंगूठा छाप, इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि पिता का साया इसके सिर पे नहीं था। तो इसका राज अभिषेक 14 फरवरी 1556 में होता है। ठीक है, 13 साल 4 महीने का उस टाइम पर इसकी उम्र होती है जब ये गद्दी पर बैठता है। उस टाइम पर इसका एक संरक्षक होता है, यानी कि बॉडीगार्ड कह सकते हैं, जो कि हुमायूं ने कहा हुआ था, छोड़ा हुआ था, जिसका नाम था बैरम खान, जो कि 4 साल तक इसका संरक्षक बना रहता है। ठीक है, मतलब इसके गद्दी पर बैठने के बाद भी 1556 पर जब ये गद्दी पर बैठता है, 1560 तक लगभग बैरम खान इसका संरक्षक बना रहता है। अब क्या होता है, फिर पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। मैंने आपको अभी अभी क्या बताया था, हुमायूं की मृत्यु होने के बाद आदिल शाह जो है वो शासन गद्दी हथिया लेता है, और उसके बाद आता है अकबर। दूसरा युद्ध होता है पानीपत का। ठीक है, 5 नवंबर 1556। हालांकि आदिल शाह पूरी तरीके से नहीं हथिया पाता दिल्ली को, थोड़ा ही एरिया हथिया पाता है, लेकिन मुगल साम्राज्यों के तो दिमाग में ये थी, मुगल शासकों के, कि तो हमें तो पूरे भारत के ऊपर राज करना है। और पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 में। नोट कर लीजिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में होता है। किस किस के बीच होता है? हेमू, कौन था? आदिल शाह सूरी का जो सेनापति था, जो कि काफी शक्तिशाली था, और बैरम खान के बीच में होता है। बैरम खान कौन था? जो कि अकबर का संरक्षक था। ठीक है, इनके बीच में युद्ध होता है, और युद्ध में कौन जीतता है? बैरम खान, यानी कि अकबर जीत जाता है, क्योंकि उसकी तरफ से ही तो वो युद्ध लड़ रहा था। और हुमायूं हटा देता है, हेमू को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद
इनका राज आ जाता है मुगल का, और अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हो जाता है, मैंने आपको बताया। इसके बाद अकबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े, मैं आपको बताऊंगा। एक युद्ध था उनमें से बहुत फेमस, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। इनमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था 1576 में, नोट कर लीजिएगा। महाराणा प्रताप इसमें हार गया था और अकबर इसमें जीत गया था। गुजरात के ऊपर इसने आक्रमण किया था, गुजरात के ऊपर भयंकर आक्रमण किया था, 30 से 40 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी उस युद्ध में, और भयंकर जीत हुई थी अकबर की। और उसी युद्ध को जीतने के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो कि भारत का आज सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। याद रखिएगा, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कहां पर करवाया? फतेहपुर सीकरी। अब देखिए, अकबर बिल्कुल अंगूठा छाप था, अकबर बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत बुद्धि थी, बहुत ज्ञान था। ज्ञान किस लिए था? इसने लगभग अपनी लाइब्रेरी में, खुद की लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, लगभग 24 से 25 हजार पुस्तकें उसमें थी, और इसने सभी पढ़ रखी थी। 24 से 25 हजार पुस्तकें इसने पढ़ रखी थी। पढ़ नहीं सकता था, अनपढ़ था, लेकिन पुस्तक पढ़ने वाले इसने रख रखे थे। डेली सुबह शाम जाता था और पुस्तक उसके लिए पढ़ते थे, और ये सभी युद्ध नीति अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर कर लेता था कि कैसे कैसे टेक्निक लगानी है। तो मतलब बहुत बुद्धिमान था। ऊपर से इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करके रखी थी, यानी कि इसकी टीम में 9 रत्न कहे जाने वाले लोग थे, जिसमें से हमारा बीरबल था, टोडरमल था, मान सिंह था, अब्दुल रहीम खाने था, और भी कुछ टीम मेंबर थे जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए ये अकबर द ग्रेट कहलाया, क्योंकि इसने एक बहुत बढ़िया टीम बिल्ड करके रखी थी। अब बहुत बढ़िया शासक इसको माना गया है, अब तक का सबसे बेस्ट जो शासक माना गया है इंडिया की हिस्ट्री में, वो अकबर को ही माना जाता है। सबसे दयालु, हिंदुओं के प्रति बहुत ही अच्छा राजा इसको माना गया है। इसने क्या क्या काम किए गद्दी पर बैठकर, इसके द्वारा युद्ध लड़े गए कौन कौन से, वो मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर नोट कर रखे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या क्या अच्छे काम किए वो देख लेते हैं। इसने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही क्या था? इसने ऐसा किया था 1582 में कि यहां पर कोई भी इंसान किसी भी धर्म को अपना सकता है। अगर कोई चाहे तो मुस्लिम धर्म को अपना सकता है, अगर कोई चाहे मुस्लिम धर्म को छोड़ सकता है, उसका वेलकम है, स्वागत है। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं, पूरी स्वतंत्रता थी धर्म के मामले में। जबकि पहले कुछ ऐसा होता था जब खिलजी थे या फिर उससे पहले कि भाई इस मुस्लिम धर्म अगर है तो वो यहां पर रह सकता है, अगर कोई दूसरे धर्म का यहां पर इंसान रह रहा है तो उसको कर देना पड़ेगा, और जबरदस्ती मुस्लिम धर्म भी अपनाने के लिए मजबूर करते थे। और आगे ऐसा होगा। अकबर तो ग्रेट है, यहां पर हीरो है अकबर तो, लेकिन एक शासक ऐसा आएगा जिसको औरंगजेब के नाम से जाना जाता है, जो कि विलन, एकदम खूनखार शासक माना जाता है। ठीक है, दीन ए इलाही समझ गए क्या है? ठीक है, दीन ए इलाही है जो कि हर धर्म की स्वतंत्रता थी। 1575 में इबादत खाने का इसने निर्माण करवाया, यानी कि एक ऐसी जगह का इसने निर्माण करवाया जहां पर हर धर्म के लोग पूजा कर सकते थे। यानी कि हिंदू धर्म है तो उनके लिए वहां पर मंदिर बनवाए, हिंदू धर्म के भगवानों की मूर्तियां लगवाई ताकि वो पूजा कर सके। मुस्लिम धर्म है तो वो वहां पर अपना नमाज वगैरह अदा कर सकते थे, या फिर सिख धर्म है, वो भी अपना, सिख धर्म तो था नहीं तब तक, वो भी अपना सब कुछ वहां पर कर सकते थे। तो इबादत खाना, और बाद में सब वहां पर अपना वार्तालाप करते थे, मिलजुल कर रहते थे, हिंदू मुस्लिमों से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो ये सब कुछ वहां पर चलता था। इसका निर्माण 1575 में किसने करवाया? अकबर ने। देखिए एग्जाम में ये पूछा जाता है, दीन ए इलाही क्या था? दीन ए इलाही की निर्माण स्थापना किसने करवाई? अकबर ने। इबादत खाना क्या था? पता चल गया। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। दास प्रथा का अंत इसने करवाया। दास प्रथा क्या होती थी? उससे पहले क्या चला आ रहा था, अगर कोई शासक दूसरे राजवंश के ऊपर आक्रमण करता है तो उनकी बहू बेटियों बहनों को उठा के ले आता था, और जो वो राजा होता था जिससे उसका विवाह हुआ रहता था, उनको अपने पास दास बना के रख लेता था। तो ये दास प्रथा इसने खत्म करवाई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया, यानी कि तीर्थ यात्रा पहले लगता था लेकिन इसने समाप्त करवा दिया। 1531 में जजिया कर 1571 में जजिया कर इसने समाप्त कर दिया। जजिया कर के बारे में मैंने आपको बताया था, यानी कि अगर इनके राज्य में कोई नॉन मुस्लिम रह रहा है तो उसको कर देना पड़ता था। ठीक है, एक टैक्स देना पड़ता था। अगर ब्राह्मण रह रहे हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, अगर मुस्लिम रह रहे हैं तो वो बिल्कुल फ्री, तो उसको जजिया कर बोला जाता था। ये सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर लगाया गया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया, उसने जजिया कर अप्लाई कर दिया, लेकिन जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला शासक 1571 में अकबर ही हुआ था। ठीक है, अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक गद्दी पर राज किया। अकबर ने जिन क्षेत्रों पर स्वयं आक्रमण किए, काबुल के ऊपर इसने आक्रमण किया, 1581 में मिर्जा हाकिम को इसने हराया।
कश्मीर पर 1582 में यूसुफ को इसने हराया। सिंध मिर्जा पर इसने आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया 1591 में, मिर्जा जानी बेग को हराया। कांधार के ऊपर इसने आक्रमण किया खुद 1595 में, मुजफ्फर हुसैन मिर्जा को हराया। खानदेश पर इसने 1593 में आक्रमण किया, अली खान को इसने हराया। अकबर द्वारा विजित अक्षेत्र यानी कि अकबर ने जो अक्षेत्रों को जीता, मालवा 1561 में बहादुर शाह से जीता, चुनार 1561 में गोंडवाना से जीता, रणथंभौर 1664 में सुजान हांडा से जीता, कलिंजर 1569 में राजा रामचंद्र से जीता, मारवाड़ 1570 में राव राम सिंह से जीता, गुजरात 1572 में मुजफ्फर शाह से जीता, बंगाल 1574 में दुआ खान से जीता। अब देखिए यहां पर इसकी एक नीति भी थी, यानी कि कभी भी अब दुश्मन नहीं बनाता था अकबर। क्या करता था, किसी दूसरे राजवंश के ऊपर आक्रमण कर रहा है उसको हरा देता था, लेकिन साथ ही उसका दिल भी जीत लेता था। क्या कहता था कि भाई तुम अपना राज्य रखो, यहां पर राज करो, लेकिन तुम्हें इसका टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे सैनिकों को ट्रेंड भी करेंगे, लेकिन जब भी हमें युद्ध में जरूरत पड़ेगी तो तुम हमारी सहायता करोगे। तो इस तरीके से इसने एक नीति बना रखी थी, सबको अपने अधीन कर लेता था। और साथ ही जिस भी बड़े राजवंश के साथ इसका आक्रमण होता था, युद्ध होता था, उनसे रिश्तेदारी भी बना लेता था, ठीक है। उनको भी नहीं मारता था, साथ ही उनसे उनकी बहन, उनकी पुत्री से विवाह कर लेता था और उनसे संबंध बना लेता था। जैसे कि राजस्थान में इन्होंने जोधाबाई जो कि इनकी वाइफ थी, वो भी टोडरमल की बेटी जो थी शायद है, उससे मतलब इसने विवाह कर लिया। तो ऐसे रिश्तेदारी संबंध बनाते हुए चल रहा था। क्लियर है ये चीज? तो चलिए अब बात करते हैं, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके पुत्र कौन थे। अब अकबर के बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका पुत्र बैठता है जिसका नाम शेखू सलीम या फिर जहांगीर के नाम से हिस्ट्री में दिया गया है। अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई मैंने आपको बताया, और जो जहांगीर था, अकबर की बहुत सारी पत्नियां थी वैसे तो, लेकिन जो सबसे प्रिय पत्नी थी वो जोधाबाई थी। और जो जहांगीर की मां का नाम था वो जोधाबाई था, ठीक है। यानी कि जोधाबाई से पुत्र था अकबर का जहांगीर। क्लियर है चीज? जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो 30 अगस्त 1569 में हुआ था। और जहांगीर के टाइम को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि चित्रकला को बहुत ज्यादा पसंद करता था ये। साथ ही इसकी पत्नी का जो नाम था वो जगत गोसाई उदय सिंह की पुत्री थी ये उस टाइम पर। साथ ही कैप्टन हॉकिंस जो आया था ये पहला विदेशी मतलब यात्री था जो कि इसके टाइम पर आया था। कैप्टन हॉकिंस एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि विदेशी इंग्लिश यात्री जो कैप्टन हॉकिंस था वो किसके शासनकाल में आया था? वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। और कैप्टन हॉकिंस को जो उपाधि दी जहांगीर ने वो अंग्रेजी खान उपाधि दी थी, ठीक है। इसके जो पुत्र थे, 2 पुत्र थे, एक था खुसरो, एक था खुर्रम। खुसरो ने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ, जिसके बाद जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो को अंधा बनवा दिया था और इसको मतलब तड़ी पार कर दिया था, राज्य से निकाल दिया था। और इसका पुत्र प्रिय पुत्र बन गया था जहांगीर का खुर्रम। आगे मैं आपको बताऊंगा, जिसको शाहजहां की उपाधि मिली, बाद में वो शाहजहां बना जो कि गद्दी पर बैठा। उसके बाद जहांगीर की भी मृत्यु हो जाती है और गद्दी इसका जो मकबरा है वो लाहौर में बनता है। और इसकी जो बायोग्राफी है वो तुर्क ए जहांगीरी है जो कि फारसी में लिखी हुई है, इसने खुद लिखी थी। जहांगीर ने जो शासन किया था 1605 से 1627 तक गद्दी पर राज किया था। जहांगीर ने कोई खास अपनी सीमाओं को एक्सपेंड नहीं किया, यानी कि सीमाओं का फैलाव नहीं किया, इसलिए कोई खास इंपॉर्टेंट टर्म जहांगीर से रिलेटेड बनती भी नहीं। इसने कुछ कानून बनाए थे, यानी कि अपने राज्य में एक बहुत बड़ी जंजीर के थ्रू घंटी टांग दी थी। साथ ही 12 इसने अलग अलग कानून भी बनाए थे। इसने ये भी कानून बनाया था कि अगर प्रजा में से किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको घंटी को बजाएगा जंजीर के थ्रू और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डायरेक्टली मैं ही करूंगा। तो इस टाइप के इसने कुछ रूल बनाए हुए थे। उसके बाद गद्दी पर बैठता है उसका प्रिय पुत्र खुर्रम, जिसको बचपन में खुर्रम के नाम से जाना जाता था, यानी कि इसका वास्तविक नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम उसका नाम था। उसके बाद उसको शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने ही दी थी और उसके बाद बना वो उसके बाद बना वो शाहजहां। शाहजहां ने जो शासन किया वो 1628 से लेकर 1658 तक 1628 से लेकर 1658 तक गद्दी पर शाहजहां ने राज किया। शाहजहां का जो जन्म हुआ था 1592 में लाहौर में ही हुआ था। इसकी माता का जो नाम था जगत गोसाई, वो तो होना ही था क्योंकि जहांगीर की जो वाइफ का नाम था जगत गोसाई था, जो कि इसकी प्रिय पत्नी थी और उसी का ही पुत्र था शाहजहां भी।
इसका जो विवाह हुआ था शाहजहां का 1612 में हुआ था। किससे हुआ था? अर्जुमन बानो बेगम से हुआ था। 1612 में अर्जुमन बानो बेगम से हुआ था। इसको मलिकाए जमानी की उपाधि दी थी शाहजहां ने ही, जिसको मुमताज के नाम से आप लोग आज जानते होंगे, जिसकी याद में आगरा के अंदर ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने जो पहला आक्रमण किया वो दक्षिणी भारत के ऊपर किया था, अहमदनगर के ऊपर। शाहजहां की जो मृत्यु हुई थी वो 1666 में हुई थी और इसको कहां पर हुई थी? आगरा फोर्ट में, यानी कि आगरा का जो किला है वहां पर हुई थी। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अब हुआ क्या था? शाहजहां के भाई 4 पुत्र थे। शाहजहां एक मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक रहा, वैसे तो देखिए कैसे चलता आ रहा था। पहले बाबर हुआ, बाबर का पुत्र हुमायूं, उसका प्रिय पुत्र गद्दी पर बैठा। उसके बाद हुमायूं का प्रिय पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा। उसके बाद अकबर का प्रिय पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का प्रिय पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठा। लेकिन शाहजहां का एक पुत्र था जो कि बहुत भयानक था। वैसे तो इसके 4 पुत्र थे, लेकिन एक बहुत खतरनाक था, औरंगजेब, जिसने ये जो चली आ रही थी ना प्रथा कि उसके पिता के बाद वो गद्दी पर बैठता है और अपने पिता की बहुत इज्जत करता है, उसके लिए मकबरे बनवाता है बड़े बड़े, ठीक है, टॉम बनवाता है। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? अपने पिता को बंदी बना लिया था और गद्दी हत्या ली थी बीच में ही, यानी कि इसका पिता जीवित था और ये पहले ही शासक बन गया था। और औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ठीक है, तो 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है शाहजहां की। अब शाहजहां के 4 पुत्र होते हैं, जिसमें एक दाहिर शिकोह होता है, शुजा होता है, औरंगजेब होता है, स्पेलिंग थोड़ी गलत है लेकिन अच्छे से लिख लीजिएगा, औरंगजेब होता है, साथ ही मुराद होता है। 4 पुत्र होते हैं। अब चारों पुत्र में क्या होता है? जो दाहिर शिकोह होता है ये होता है असली में शाहजहां के बाद गद्दी का उत्तराधिकारी। शाहजहां डिसाइड करता है कि दाहिर शिकोह सबसे बड़ा पुत्र है और यही गद्दी पर बैठता है। लेकिन ये बात यार औरंगजेब को हलती नहीं। औरंगजेब, चारों भाइयों में विद्रोह हो जाता है, आपस में मारकाट हो जाती है, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, तो एक दूसरे की हत्या कर देते हैं आपस में ही। और जो औरंगजेब है वैसे तो यही सबकी हत्या करता है और गद्दी पर बैठ जाता है। औरंगजेब मतलब आपसी भाई के विद्रोह में जीत जाता है और गद्दी हत्या लेता है। और शाहजहां गद्दी पर बैठा है और इनके बीच में, चारों भाइयों के बीच में विद्रोह हो रखा है कि गद्दी पर मैं बैठूंगा। और फाइनली औरंगजेब जीतता है। औरंगजेब अपने भाइयों से जीतते ही शाहजहां को बंदी बना लेता है। कहां पर बना लेता है? आगरा के किले में बंदी बना लेता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 1666 में और गद्दी पर बैठ जाता है द विलन औरंगजेब। 1658 में गद्दी पर बैठता है, 1707 तक। शायद मुगल साम्राज्य के इकलौता ऐसा शासक था जो कि गद्दी पर सबसे ज्यादा टाइम तक राज करता है। अब एग्जाम में कई बार यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? तो यहां पर देखिए, मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ये इसका वास्तविक नाम था। नोट करिएगा, मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। औरंगजेब का जो जन्म हुआ था वो 1618 ईस्वी में हुआ था, उज्जैन में इसका जन्म हुआ था। इसकी माता का नाम मुमताज महल, जो कि मैंने आपको अभी बताया, जिसको शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय पत्नी बना के रखा था और जिसको मलिकाए जमानी की भी उपाधि दी थी। इसका जो विवाह हुआ था औरंगजेब का वो 1637 ईस्वी में हुआ था। इसकी पत्नी का नाम था दिलरश बानो बेगम। ठीक है, ये एक विलन शासक साबित हुआ था। ठीक है, औरंगजेब, इसने लंबे टाइम तक शासक किया था और औरंगजेब एक लौता ऐसा शासक भी था जिसके टाइम पर मुगल साम्राज्य ने सबसे ज्यादा विस्तार भी किया और इसने सबसे बड़े पार्ट के ऊपर, सबसे बड़े पोर्शन के ऊपर राज भी किया। यानी कि उस टाइम पर मुगल साम्राज्य की सीमा काफी एक्सपेंड कर चुकी थी। ठीक है, क्योंकि बीच में अकबर भी आया, शाहजहां भी आया, जहांगीर भी आया और इसको काफी बड़ा राज्य मिला। इसने सबसे पहले तो सभी हिंदुओं के जो त्योहार थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई कोई भी होली नहीं खेलेगा, यहां पर कोई भी त्योहार नहीं मनाएगा, ना कोई दिवाली होगी। उसके बाद सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को इसने मृत्यु दंड दिलवाया था, उनकी हत्या करवाई थी 1675 में। तेग बहादुर जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोर्स कर रहा था सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को कि मुस्लिम धर्म को अपनाओ, और तेग बहादुर ने मना कर दिया था कि मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाऊंगा, जिसके बाद इसने हत्या करवा दी थी उनकी। ठीक है, इसलिए इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। टोम्ब, इसका जो मकबरा था वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसकी पत्नी यानी कि दिलरश बानो ने बनवाया था। अब देखिए, औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक और चीज है जिसका नाम है बीवी का मकबरा के नाम से जिसे जाना जाता है, जो कि हुबहू कॉपी ताजमहल की है, जो कि
हुबहू कॉपी ताजमहल के देंगे। बीवी का मकबरा ये ताजमहल की नकल पर बनवाया गया औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ये पड़ता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने ये बनवाया था। औरंगजेब 1658 तक 1607 तक ये राज करता है और इसका विद्रोह कई बार इसके टाइम पर ही मराठाओं के साथ इसका विद्रोह हो जाता है, यानी कि मराठा, ठीक है, संभाजी, ये अलग ही हिस्ट्री चली जाती है। मराठा जबरदस्त थे, उनके बारे में अलग लेक्चर बनेगा जिसको मैं आपको समझाऊंगा कि जो औरंगजेब था इसके बाद जो शासक आए गद्दी पर बैठे, उनका जो विद्रोह चला मराठाओं के साथ, किसने किसका युद्ध जीता, मराठा पहले शासक हारे, औरंगजेब ने संभाजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शाहू को बंदी बना लिया था और कैसे बाद में दूसरे शासक ने उसको छोड़ा था युद्ध दबाने के लिए, वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। फिलहाल औरंगजेब जो कि मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक था जिसने शासन किया 1658 से 1707 तक। अब देखिए औरंगजेब के बाद कितने और मुगल राजा आए, जिसमें से औरंगजेब के जस्ट बाद मोहम्मद आजम शाह 1707 पर गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक राज किया। कितना शासक किया? 4-4, 5-5 साल इसने शासन किया। जहानदार शाह 1712 से 1713 तक 1 साल। फखरुद्दीन शाह 1713 से 19 तक। रफी उद दर्जात, फिर आगे चले मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, जहांशाह चतुर्थ, अकबर द्वितीय और साथ ही आखिरी जो शासक था, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हिस्ट्री में काफी जिक्र भी है, बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह जफर के नाम से भी इसे जाना जाता है, बहादुर शाह आलम के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसको बहादुर शाह द्वितीय ज्यादातर जाना जाता है। 1837 से काफी लंबा इसने शासन किया था। 1800 मतलब ज्यादा लंबा तो नहीं किया, लेकिन इनके कंपैरिजन में तो थोड़ा ज्यादा ही किया। 1857 तक इसने राज किया और इसी टाइम पर भाई अंग्रेजों के साथ विद्रोह होने स्टार्ट हो गए थे भारत के अंदर, आपको पता ही होगा। और दिल्ली से इसने नेतृत्व किया था, ठीक है, यानी कि जो मंगल पांडे वाला, उधर रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल, जो ये पूरा किस्सा चल रहा था, तो दिल्ली की तरफ से इसने नेतृत्व किया था उस विद्रोह का, 1857 की क्रांति का। इसी वजह से इसको बंदी बना लिया गया था और इसको रंगून ले गए थे जहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पूरा सिस्टम चला था। ये मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जहां से बंगाल स्टार्ट होगा, वहां से हम कवर करना शुरू होंगे कि कैसे कैसे विद्रोह हुए थे। तो ये मध्यकालीन भारत का एक तरीके से लास्ट पार्टी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मराठाओं को कवर करेंगे, उसके बाद जंप कर जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। क्लियर है ये चीज? तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपने चीजों को अच्छे से समझा होगा और एंजॉय भी किया होगा। मुगल साम्राज्य थोड़ा सा आखिर में जाके कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाता है, चीजें नोट करने वाली होती है। यहाँ पर स्टोरी की तरह आप चीजों को अच्छे से रिकॉल नहीं कर सकते, नोट करने वाली चीज ज्यादा होती है, क्योंकि युद्ध की प्रॉपर डेट है, कौन से शासक का कब जन्म हुआ, उसका राज्याभिषेक कब हुआ, ठीक है, उसका मकबरा कहां पर है, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है मुगल साम्राज्य में, और ये चीजें इतनी अच्छे से रटी भी नहीं जाती और याद भी नहीं रहती, इसलिए आपको नोट करते हुए चलना है। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स बना ही लिए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, छोटा स्क्रीन है, चीजों को मैं प्रॉपर आपको लिख के भी नहीं समझा सकता, प्रॉपर पीपीटी जो बन गई वो बनी, उसके बाद आपको डिटेल नहीं कर पाता, लेकिन आज ये लास्ट लेक्चर था इस छोटी स्क्रीन के ऊपर। बड़ा स्मार्ट बोर्ड 4-5 महीने हो गए रखा है, उसको जल्दी ही इंस्टॉल कराएंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, चाहे वो करंट अफेयर शो हो या फिर ये हो, वो बड़े ही स्मार्ट बोर्ड पे लेंगे, थोड़ा ईजी भी पड़ेगा मेरे लिए भी, और आपको अच्छे से डिटेलिंग भी कर पाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया लाइक करिएगा यार, गर्मी बहुत ज्यादा है, क्योंकि फैन बंद करना पड़ता है, थोड़ी सी स्पीड पे चलाना पड़ता है ताकि फैन की आवाज ना आए कैमरे के अंदर। शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, कमेंट में आपकी पढ़ता हूं, अच्छी कमेंट करते हो। और चलिए बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।